नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज श्रृंखला में। आज का हमारा टॉपिक है खगोलकी के अंतर्गत चंद्रमा। दोस्तों, खगोलकी के अंतर्गत यह 8वां वीडियो है जिसके अंतर्गत हम चंद्रमा से संबंधित जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे, उसकी बृहद व्याख्या करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो यह क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो है आपको अवश्य लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, अगर आप समस्त वीडियो को क्रम से विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपका सामान्य अध्ययन जो है काफ़ी मजबूत होगा और आपकी इस परीक्षाओं में ज़रूर जो है सफलता दिलाएगी। तो एक बार आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी करें ताकि अच्छे और सीरियस बच्चों को अच्छा क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज़ का जो है प्लेटफॉर्म मिल सके और उनकी तैयारी जारी रहे। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले प्रश्न से। तो शुरुआत करने से पहले आप स्क्रीन पर देखें ज़रा। स्क्रीन पर हमने जो है इमेज लगाया है चंद्रमा का। तो ये मून है और दूसरा है चंद्रमा की जो विभिन्न कलाएं हैं, इसे चंद्रकला कहते हैं। जो विभिन्न अलग अलग समय में पूर्ण चंद्रमा होता है, अर्ध चंद्रमा होता है, तो उसकी स्थिति को दिखाया गया है इसमें। और जो अगला जो हमारा है ये वीडियो, ये इमेज, तो ये हमारा जो है ब्लू मून से संबंधित है। इसी को हम ब्लू मून कहते हैं। कब होता है, कैसे, इसकी सारी व्याख्या आज करेंगे। तो ब्लू मून की यह आकृति है दोस्तों। इसके अलावा सूर्य ग्रहण की बात होगी तो सूर्य ग्रहण का भी जो इमेज आपके सामने है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है मून, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून जो आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना घटती है। इसके अलावा दोस्तों ये सूर्य ग्रहण का जो अलग अलग आकृति होती है, पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण कौन सा है, अर्ध सूर्य ग्रहण कौन सा है, ये सारी आकृतियाँ आपको दिखाई है। और इसके सामने किनारे किनारे जो चमकता हुआ प्रकाश है, रिंग की जरा, डायमंड रिंग कहते हैं इसे। और चंद्र ग्रहण की आकृति आपके सामने है। तो चंद्र ग्रहण में देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो चंद्र ग्रहण की पोजीशन में क्या क्या स्थिति बनती है। तो एक तरफ सूर्य है आपका और दूसरी तरफ आपका जो है पृथ्वी है बीच में और एकदम किनारे पर चंद्रमा है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति तभी होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशवान होता है। यदि पृथ्वी उसके रास्ते में आ जाती है तो उस दशा में हमें क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो दोस्तों ये कुछ इमेज हमने लिया आपको सुविधापूर्वक समझने के लिए और जानकारी करने के लिए। तो अगर हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों का, तो शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा स्क्रीन पे पहला ही प्रश्न है। अगर हम प्रश्न पे हमारा नज़र आए तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ब्रैकेट में दिया है गुरुत्वीय जनित त्वरण G बराबर 10 m/s²। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ए ऑप्शन दे रहा है 100/6 किलोग्राम, बी दे रहा है 60 किलोग्राम और सी दे रहा है 100 किलोग्राम और डी दे रहा है 600 किलोग्राम। दोस्तों ये आईएएस का प्रश्न है, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी होंगे वो 60 किलोग्राम टिक करेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 100 किलोग्राम। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु का एक जो द्रव्यमान है वो कभी बदलता नहीं है। अगर यहीं पर रहता भार, तो भार जो है गुरुत्व के कारण, यानी जी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग अलग ग्रहों पर या अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, जो कि जी पर निर्भर होता है, यानी ग्रेविटी पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। तो दोस्तों द्रव्यमान एक अदिश राशि है और यह बदलता नहीं। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो द्रव्यमान बदलता नहीं, इसलिए हमारा जो ये पहला प्रश्न होगा उसका उत्तर क्या होगा, 100 किलोग्राम ही
होगा। तो द्रव्यमान बदलता नहीं, यह एक अदिश राशि है, जबकि भार गुरुत्व पर निर्भर होता है, वह सदिश राशि है। पृथ्वी द्वारा जो भी गुरुत्वाकर्षण होगा उसी के अनुपात में भार होता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हमारा सी सही होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण दे रहा है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए। ए दे रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न देखा जाए दोस्तों तो इसमें सी ऑप्शन जो है सही है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए क्या दे रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ये भी आईएएस का प्रश्न है दोस्तों। अब स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय आता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। चलिए, तो दूसरे नंबर के प्रश्न में अपना क्या सही होगा उत्तर दोस्तों? सी सही होगा। अभी दोस्तों हम ज्वार और भाटे से संबंधित सेंटेंस आपको जो है अच्छे से कराएंगे। तो हम पहले चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा है? युति व्युति यानी सिजगी पद संदर्भित होता है। दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं उसी दशा को सिजगी कहा जाता है। सिजगी का मतलब हुआ कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सब एक सीध में होते हैं, इसी को हम सिजगी कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है, और इसको हिंदी में युति या व्युति भी कहते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? ए पृथ्वी उपसौर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है। बी पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा अपभू होता है। सी चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं। चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो अगर मैं जो समझाया हूँ अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कि ये डी सही होगा। तो सिजगी की पोजीशन क्या है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ हों, सीधे हों, एकदम सामने हो, तो उसे हम सिजगी कहते हैं। और सिजगी के दशा में ही ज़्यादातर बृहद ज्वार और बृहद भाटा आने की संभावना होती है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? लघु ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है, समुद्र का जल गर्म होता है, निम्न में से कोई नहीं। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होगा? तो बृहद ज्वार आने की संभावना होगी, यानी बृहद ज्वार और बृहद भाटा दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये भी आईएएस का प्रश्न है। चलिए इसकी हम व्याख्या कर देते हैं दोस्तों सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सागरी क्षेत्रों में ऊंचे जल स्तर को हम ज्वार कहते हैं, और जिस स्तर से जल उठ करके आता है, जहाँ पे जल का स्तर निम्न हो जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों के जी का मान जुड़ करके बृहत रूप से सागरी जल के जो है के स्तर को ऊंचा कर देते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसके पिछले हिस्से में भी ऐसी घटना घटती है। तो ये जो जल का स्तर उठता है तो सागर के किसी एक भाग से जल का स्तर उठकर आता है, तो जहाँ पे जल का स्तर ज़्यादा ऊंचा होता है उसे हम ज्वार कहते हैं। तो उस समय बृहद ज्वार हो जाएगा, और जब वह जिस जगह से जल उठता है वहाँ पर भाटा होगा, यानी वहाँ जल का स्तर निम्न होगा। दोस्तों ये घटनाएं लगभग 52 मिनट में जो है दोनों के बीच में घटना के बीच में 52 मिनट का अंतर होती है, यानी 24 घंटा में प्रत्येक सागरी क्षेत्र में या प्रत्येक सागरी हिस्से में ज्वार और भाटे दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं, लेकिन उनके बीच में जो अंतर होता है अगर 24 घंटे में पूछा जाए तो 52 मिनट का, अगर 12 घंटे में अंतर पूछेगा तो 26 मिनट का अंतर
होता है ज्वार और भाटे के बीच में? इसका कारण होता है चंद्रमा और पृथ्वी की जो गतियां हैं वो अलग अलग हैं। इसकी लाइव क्लास जब हम चलाएंगे दोस्तों तो बोर्ड पर इसकी सारी कंडीशंस आपको समझाएंगे, तो आप इंतज़ार करते रहिए। तो मैंने एक लेक्चर दिया, अब इसी से संबंधित लघु ज्वार और लघु भाटे की बात कर लें। तो लघु ज्वार और लघु भाटा तब आएगा जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक समकोण बनाएं। समकोण बनाने की स्थिति में क्या होगा दोस्तों? उस दशा में होगा कि कुछ बल जो है सूर्य का जो है लगेगा, कुछ चंद्रमा का, दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे, जिसके कारण जल का स्तर कम ऊपर उठेगा और इसलिए लघु ज्वार आएगा, और उस प्रकार से भाटा भी तब लघु आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की बात। चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर, देखिए उसी प्रश्न का एक मैंने जो अभी लेक्चर दिया है उसकी है। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का 5वां प्रश्न कह रहा है, चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर समुद्र तल जल ऊपर उठता है। बी, दीर्घ ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है, निम्न में से कोई नहीं। तो 5वें नंबर प्रश्न में आपको सी सही करना होगा, लघु ज्वार आएगा। अगर समकोण बनाएगा तो समकोण हमारा ये हो सकता है, मान लीजिए ये समकोण बनेगा, एक तरफ ये बोल लगेगा, एक तरफ ये, और एक समकोण हमारा ये भी हो सकता है कि ये पृथ्वी हो जाए, ये सूर्य हो जाए, ये चंद्रमा हो जाए। ये समकोण बनने पर या ये समकोण बनने पर हमें जो है लघु ज्वार और लघु भाटा आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये बल जो है यहाँ पे लगेगा और ये बल यहाँ पर लगेगा, तो इस कारण से ये अर्थ है, मान लीजिए ये इसको अर्थ मान लीजिए, ये सन है, ये मून है, ये भी सन है, ये अर्थ है, ये मून है। तो बल जो है विपरीत दिशा में लगने के कारण लघु ज्वार और लघु भाटा आएंगे। अगर यही समकोण पर होंगे तो समकोण का मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा और ये सूर्य हो गया, तो ये बल जो है संयुक्त होकर के ये जी जुड़ जाएंगे और तीव्र रूप से यहाँ असर होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ भी ज्वार आएगा, यानी दोनों जी जुड़ जाएंगे सूर्य और चंद्रमा के। अच्छा, और जल उठेगा कहाँ से? तो यहाँ का जल उठ के यहाँ आएगा, तो जहाँ से जल उठेगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे भाटा होगा और यहाँ पहुँचेगा ज्वार होगा। यहाँ का जल यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ ज्वार होगा और यहाँ भाटा होगा। दोस्तों मैंने स्क्रीन पर एक संक्षिप्त विवरण दिया, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्वार और भाटा से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और इनके बीच में देखा जाए तो पृथ्वी के समस्त सागरीय क्षेत्रों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं, लेकिन लंदन के निकट चूँकि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल है, तो 2 जगहों पर 2 सागरीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर 2 बार नहीं तो 2 बार ज्वार 2 बार भाटे की घटना नहीं, 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आने की संभावना होती है। चलिए हम इस पे विस्तृत क्लास आपसे बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? एकदम सरल प्रश्न हो गया कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री। अच्छा, सारे ऑप्शन पहले देख लेता हूँ। सूर्य के प्रभाव से तो सही है, सूर्य का घूर्णन गति से ये गलत होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ये भी सही है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल से। दोस्तों हमें प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है, तो देखना है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो ये सही है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी सही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, तो इस तरह से यह ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन होगा? ये, यानी महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव है। ये काफ़ी करीब उत्तर है। डी वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था यदि ये सेंट्रीपिटल शब्द ये वाला नहीं होता, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल 2 बलों के कारण ही ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों का पोजीशन अलग अलग होता है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जब मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा तो उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? तो ऐसी कथन जो है नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही ये कदम रखा था। तो 7वें में हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8वें नंबर में एकदम डी सही होगा, 1.34 सेकंड में पहुंचता है।
चलिए, तो ये प्रकाश जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का ये कह रहा है, सूर्य नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमारा ये सही होगा। अगला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये एक तरह से ये चंद्रमा पे है, शांति सागर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम इसके व्याख्या की बात कर लेते हैं तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा यह 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे। इनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर कदम रखा, और पहली बार जो कदम रखा था तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। यह मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा से उड़ान भरा था और वह चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर के निकट जो है उतरा था। तो 20 जुलाई 1969 को ये उतरा, यानी 16 को चला और 20 जुलाई को पहुंचा। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला। यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट आया। इस मिशन पर चंद्रमा की सतह के 47 पाउंड वजन के पदार्थों को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर लाया गया। यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? तो ये शांति का सागर है, लूनर मेयर है, इसे शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपोलो यान सबसे पहले यहीं पर अवतरित हुआ था, इसीलिए इसका नाम शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी 9वें नंबर प्रश्न में हमारा क्या सही होगा? चंद्रमा सही होगा। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है, तो उपसौर के कारण, अवभू के कारण या उपभू के कारण या अपभू के कारण। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न होगा तो वो उपभू यानी निकट। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार, ये सुपर मून की घटना आपने देखा होगा दोस्तों। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तब उसी को हम उपभू कहते हैं, और इस दशा में ही चंद्रमा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और बड़ा दिखाई देने के कारण चमकदार भी दिखाई देता है। तो सुपर मून की घटना यानी सूर्य जब पृथ्वी के करीब आता है तब ऐसी घटना घटती है। दोस्तों इससे संबंधित हम जो है क्लास आपको ज़रूर देंगे, और ऐसी प्रश्नों का विश्लेषण भी बृहद रूप से करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप याद भी कर सकते हैं, लॉजिकल तैयार कर सकते हैं। 11वें नंबर प्रश्न में चलते हैं कि एक पार्सेक जो अंतरिक्ष पिंडों को दूरी नापने का मात्रक है कितने बराबर होती है? तो एक पार्सेक बराबर कितना होगा? 4.25, 3.26, 4.50 या 3.50। तो इसमें जो है 11 नंबर प्रश्न में बी सही होगा, 3.26 हमारा होता है। तो पार्सेक आपको पता है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, और इसकी जो दूरी नापने का इसका मात्रक है, इसका जो मान है 3.26 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश से भी ये ज़्यादा दूरी मापता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, कथन ए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है। और बी दे रहा है कथन पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो 12वें नंबर में बी सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक ही भाग इसलिए दिखाई देगा क्योंकि जो सामने वाला भाग है चमकता हुआ वही दिखाई देगा, पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहीं पर कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन 27 सही, 1/2 दिन में, यानी जो है चंद्रमास जो है चंद्रमा पृथ्वी का यानी चंद्र जो मास होता है वो 27 सही 1/2 दिन का होता है। इस कारण से ही ब्लू मून की घटना घटती है, यानी पृथ्वी और चंद्र की जो वार्षिक जो गतियां हैं उन गतियों में अंतर होने के कारण ही लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है एक वर्ष में, और 2.7 वर्षों में लगभग जो अतिरिक्त चंद्रमा की घटना घटती है, अतिरिक्त पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्ण पूर्णिमा आती है, इसीलिए उसको हम ब्लू मून कहते हैं। चलिए अगला सवाल है
कि जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो 14वें नंबर में बी सही होगा। उसको हम युति कहते हैं, यानी सीधा। इसी को हम सिजगी की एक पोजीशन है। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जानते हैं। तो ये सिजगी का एक दूसरा पार्ट है, युति होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। 15वें नंबर का प्रश्न दे रहा है कि चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है। तो ए हिम कणों द्वारा, बी प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, बी जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, सी हिम कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, या डी जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। तो 15वें नंबर के प्रश्न का अगर हम हल करें तो ए सही होगा, हिम कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। 16वां प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा तो नीला, नारंगी, सफ़ेद, काला। तो चंद्रमा से जो है एक व्यक्ति को आकाश अंतरिक्ष काला दिखेगा, यानी 16वें नंबर में डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूलकण और प्रकीर्णन की घटना नहीं देखी जाती है। चलिए, धूलकण के कारण ही, प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। 17वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17वां कह रहा है कि चंद्रमा पर सबसे पहले देश का झंडा पहुंचा था। तो किस देश का झंडा पहुंचा था? तो सोवियत संघ ने पहले उड़ान भराई थी, पहला यान भेजा था। इसलिए झंडे की अगर बात करेंगे तो सोवियत संघ होगा, और व्यक्ति की बात होंगे तो अमेरिका। तो इसमें 17वें में बी सही होगा। 18वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18वां कह रहा है पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है। तो 18वें नंबर में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सिस लूनर कहा जाता है। फुल लूनर, नेबुला नहीं, ये सब अलग अलग शब्द हैं। चलिए, 19वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो 19वां नंबर प्रश्न में क्या है कि वेलीज विड्स क्या है। तो वेलीज विड्स क्या है 19वें नंबर में? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश को हम वेलीज विड्स कहते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, बिहार विशेष का प्रश्न था। 20वें नंबर प्रश्न में चलते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण बिल्कुल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप लोग देख लेंगे, मैं जैसा कि मैंने मानचित्र में भी आपको दिखाया था। तो 20 में ए होगा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आती है तो उसे सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? तो 21 में देखा जाए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यानी जब आकार छोटा होगा, देखिए दोनों का अलग अलग झुकाव और अलग पोजीशन होने के कारण जो है उसका जो छाया का आकार जब छोटा होगा तब वो जो है सीमित भूभाग पर, यानी कम एरिया पर जो है सूर्य ग्रहण की घटना दिखाई देगी। यानी सूर्य ग्रहण को हम खग्रास भी कहते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है, हीरक वलय क्राउन एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या हम बी वाले भाग में करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने कुछ प्रश्नों का एक संग्रह लिया, उसकी व्याख्या भी की है, तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी जानकारी भी देंगे कि लगभग सोमवार से नियमित सिविल यानी पीसीएस, बीईओ, आरओ, एआरओ, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस के लिए अलग बैच होगा, और लेखपाल, यूपी एसएससी, रेलवे एसएससी, पुलिस के लिए एक अलग जो है प्रैक्टिस सेट आपको जारी किया जाएगा। और प्रतिदिन लेखपाल और यूपीएसएससी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इसकी परीक्षाएं जो है इसकी वैकेंसी आने की संभावना है यूपीएसआई और लेखपाल की, तो उससे संबंधित अलग से एक सेट जो है टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो अलग से जारी किया जाएगा। और ये जो सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक जो टेस्ट सीरीज खगोलकी का जारी किया जा रहा है, ये क्रम से जारी रहेगा। अब इसमें लगभग 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, तो खगोलकी का सेक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा।
खगोलकी का सेक्शन समाप्त होने के कारण बाद हम विश्व भूगोल की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, महासागर, जलवायु को पढ़ते हुए फिर महाद्वीपीय भूगोल की चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न महाद्वीपीय भूगोल से ही आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों में और लोगों से शेयर कर दें। तो इस प्रकार से जो है नियमित जो है अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए या अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज जारी किया जाएगा। तो दोस्तों सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज में आज इतना ही। आप लोग जो है अपने सारे स्क्रीन पर जा कर के अगर जो प्रश्न न साफ दिखाई दे रहे हो तो उसको जो है देख लेंगे और हल करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो इस प्रकार से नमस्कार, धन्यवाद।